बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। 3 खबरें हैं जिसका आज आपसे जिक्र करना है। पहली खबर ये है कि यूएन एक्सपर्ट जावेद रहमान ने मुतालबा किया है कि इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ किया जाए प्रेसिडेंट ऑफ ईरान यानी इब्राहिम रईसी के ख़िलाफ़। वो किस बात पर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं यूएन एक्सपर्ट, इसके हवाले से मैं आपको आज की स्टोरी में तफसील बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये कि यूनाइटेड नेशन ने ही मुतालबा कर दिया है ईरान से पाबंदियां हटाए जाने के हवाले से। किससे मुतालबा किया है, कौन सी पाबंदियां हटानी हैं और यूनाइटेड नेशन को ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, ये भी बात करेंगे। तीसरी चीज़ ये कि इसराइल और यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात के बेहतरीन बढ़ते ताल्लुकात के हवाले से सिफारत खाना खोले जाने के हवाले से भी आज की स्टोरी में हम तफसीलात को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जिससे हम आगाज़ करते हैं अपनी स्टोरी का, यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट जावेद रहमान ने मुतालबा किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी एक कंट्रोवर्शियल आदमी है, उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशंस, उनके ख़िलाफ़ प्रोब का आगाज़ होना चाहिए, उनसे पूछ गिछ होनी चाहिए, उनसे तलब किए जाने चाहिए उन तमाम सवालात के जवाब जो उनके माजी से जुड़े हैं। 1988 में मैस किलिंग यानी कि एक ही वक्त में ज़्यादा लोगों को मारे जाने का एक एलिगेशन है, जिसमें सबसे प्राइम जिस शख्स को टारगेट किया जा रहा है, जिसका नाम आता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी है। 1988 के अंदर ये किलिंग्स हुई थी और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 5000 के करीब पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो डायरेक्टली या उनमें से कुछ पॉलिटिशियंस थे या कुछ उनके कारकुनान थे या उनके कुछ मेम्बरान थे, जो इमाम खुमैनी साहब इनकलाब लेके आए 1979 में ईरान में, उसके ऑनवर्ड जो पॉलिसीज़ और प्लान्स लाए गए थे ईरान में, उसी की कॉन्टीन्यूटी ये है, जिसके नतीजे में इन लोगों को हिरासत के दौरान पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तौर पे रखे जाने के दौरान मार दिया गया था, इनको कत्ल कर दिया गया था और मैस किलिंग्स की गई थी। इस सारे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो मुर्द इल्ज़ाम शख्सियत ठहरी थी वो इब्राहिम रईसी साहब हैं। अब इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो इस वक्त के मौजूदा प्रेसिडेंट है, वो उस चीज़ को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं ये झूठ है, ये गलत है, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, ये सिर्फ मेरे ऊपर एक एलिगेशन रेज़ किया जा रहा है जिससे किसी भी तरह मेरी साख को नुकसान पहुंचाया जा सके, और अब तो खुसूसन ये इसलिए रेज़ किया जा रहा है ताकि ईरान की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। माजी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कुछ भी है वो सिर्फ़ एक बहतान है, वो सिर्फ़ एक इल्ज़ाम है। लेकिन गौरतलब चीज़ ये है कि यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट ये मुतालबा आज कर रहे हैं कि इसके ऊपर प्रोब होना चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स क्या ही खूब होता, बेहतर होता, 1980 से 88 तक जारी रहने वाली जो ईरान इराक जंग थी, उसमें यूएस पे लगे एलिगेशंस के ऊपर भी ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन और प्रोब का जिक्र करे और इन चीज़ों का मुतालबा करे कि अमेरिका ने जो पैसा और जो वेपनरी और जो केमिकल हथियार दिए थे इराक को, क्या ये एलिगेशन दुरुस्त है या गलत है। लेट्स प्रोब। बट एनीवेज कट इट शॉर्ट, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ थी कि यूनाइटेड नेशन के चीफ ने मुतालबा किया है अमेरिका से, यानी एक तरफ यूएन एक्सपर्ट हैं, वो ईरान को या ईरान के प्रेसिडेंट को सप्रेस किए जाने के हवाले से या इन्वेस्टिगेशन या प्रोब किए जाने के हवाले से मुतालबा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन के ही चीफ हैं। एक ही बॉडी है, मुख्तलिफ बॉडी के तरीक़ाकार हैं एक ही मुल्क को या उसके रहनुमाओं को डील करने के। यूनाइटेड नेशन के चीफ ने एंटोनियो गुतेरेस ने यह मुतालबा किया है अमेरिका से कि आपने जो पाबंदियां लगा रखी हैं ईरान पे, इसको फौरी तौर पे हटा लिया जाए। इन सैंक्शंस को अगर ना हटाया गया तो मसला होगा। अगर आप इन सैंक्शंस को लगा के रखेंगे, जो कि अमेरिका ने JCPOA यानी जौहरी मुआहदा जो किया गया था यूनिलैटरली 2018 में, उसको तोड़ दिया और उसके बाद इन पाबंदियों का ईरान के ऊपर इतलाक़ कर दिया, उसके बाद से हालात ज़्यादा ख़राब हैं, ज़्यादा कशीदा हैं। ईरान ज़ाहिर है सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करेगा, और सर्वाइव करने के लिए जो कुछ भी ईरान कर रहा है वो चीज़ इवेंचुअली डैमेज कर रही है ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ इज़राइल एंड अमेरिका एंड द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़। सो आप इनके साथ सैंक्शंस हटाइए। JCPOA जो आपकी टॉक्स वियना के अंदर जारी हैं, इसकी दोबारा रिजम्पशन के हवाले से आप उस पर फोकस हो जाएं। सो मैंने आपको 2 स्टोरीज़ बताई, एक ही इदारे यूनाइटेड नेशन के 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की एक ही मुल्क के बारे में। सो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म की चाल चली जाती है। वो पंजाबी में कहते हैं सज्जी दिखा के खबी ना मार देना, तो बस ये उसी किस्म का ही मामला है। बहरहाल तीसरी चीज़ स्टोरी जिस पर हम बात करेंगे वो है इज़राइल
का यूएई में पहला सिफारत खाना ओपन हो चुका है। जी, यूएई जो बड़ा एक इस्लामी मुल्क है और यूएई वही है जिसने इज़राइल की हाकमियत फ़लस्तीनियों पे तस्लीम की है। यूएई वही है जो इज़राइल के साथ ताल्लुकात को बेहतरीन करना चाहता है और ये वही यूएई है जिसमें इस वक्त मौजूद हैं या आज की इस वीडियो तक मौजूद हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इज़राइल, और वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं सिफारत खाना खोलने के लिए, पहला बाज़ाब्ता इज़राइल का यूएई के अंदर। सो ये खुल गया है और इसके खोले जाने के बाद इज़राइल की जितनी क़यादत वहाँ पर मौजूद है और यूएई की जितनी मुत्तहिदा अरब अमारात की कंसर्न क़यादत मौजूद है, उन्होंने इस चीज़ के अज़्म का इजहार किया है कि दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे। ऑलरेडी हम बहुत सारे प्लान्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करेंगे, इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे। ये बात आप जानते हैं कि यूएई सिर्फ़ कोई एक इस्लामी मुल्क नहीं है जिसने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात का आगाज़ किया है, इसराइल की हाकमियत को फ़लस्तीनियों पर तस्लीम किया है। ऐसे और बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं। आप सूडान का नाम लें, आप कतर का नाम लें, या आप किसी और इस्लामिक कंट्री का नाम लें, इंक्लूडिंग टर्की। ये तमाम ममालिक इज़राइल के साथ अच्छे ताल्लुकात एंजॉय कर रहे हैं। अगर किसी मुल्क ने अभी तक इज़राइल की हाकमियत को तस्लीम नहीं किया तो वो है पाकिस्तान, या ये कह लीजिए जो इसके ख़िलाफ़ बड़ा वोकल है वो है पाकिस्तान। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पे इस चीज़ का शदीद किस्म का दबाव था। आज से तकरीबन कोई 7-8 माह पहले तक तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था पाकिस्तान पे कि आप तस्लीम करें इसकी हाकमियत, और ये ख्याल किया जा रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि दुनिया भर के अखबारात में भी ये रिपोर्ट हो रहा है कि इस प्रेशर डाले जाने में सबसे बड़ा जो प्रेशर माउंट कर रहा था दैट वाज बाय सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के ऊपर ज़ाहिर प्रेशर है कि वो भी इसराइल को तस्लीम करे, लेकिन सऊदी अरेबिया चूँकि खादमैन हरीमैन शरीफैन है, तो सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत सारी रिलीजियस बाइंडिंग्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ जाती हैं। अगर उसने इसराइल को तस्लीम कर दिया तो शायद उसके बहुत सारे और मामलात मुतासिर हो जाएंगे जिसमें उसको बहुत सारा फाइनेंशियल डैमेज भी हो सकता है, रेपुटेशन को तो यकीनन होगा ही। सो सऊदी अरेबिया ने यह कहा कि पहले पाकिस्तान तस्लीम कर ले, पाकिस्तान एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, अगर पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा तो फिर हमारे पास पीछे कोई जवाज़ नहीं बचेगा इसको ना कहने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की तरह जब सऊदी अरेबिया ने रुख किया तो इमरान खान साहब ने स्ट्रेट अवे नो कहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा, फ़लस्तीनी नंबर 1 है, फ़लस्तीनियों पे मैं इजराइलियों की हाकमियत कभी भी तस्लीम नहीं कर सकता। इस मसले को हल होना होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। सो पाकिस्तान ने इस पर अपना क्लियर मौक़िफ़ दे दिया। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की वैसे ही आप जानते हैं कुछ अरसे से रिफ्ट जारी है, अनाउंस्ड या अनअनाउंस्ड जो भी आप इसको कह लीजिए। इस रिफ्ट की ही एक बड़ी वजह पाकिस्तान का इज़राइल को तस्लीम ना करना है। ये भी दुनिया भर के एनालिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने तज्ज़ियों में चीज़ लिख रहे हैं। सो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का इज़राइल को तस्लीम किया जाना एक तरफ, लेकिन यूएई और बहुत सारे बरादर इस्लामी ममालिक तस्लीम किए बैठे हैं हाकमियत को इज़राइल की। और आने वाले दिनों में जो कुछ यूएई में हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात हैं जिसमें वहाँ पर रहने वाले लोगों के ख़िलाफ़ या उन पर घेरा काफ़ी हद तक तंग होना शुरू हो जाएगा, जिसमें बड़ी तादाद फॉरेनर्स की है। और फॉरेनर वेस्टर्न फॉरेनर नहीं, जो ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक के फॉरेनर्स हैं। सो इन तमाम लोगों को इस चीज़ को जहन में रखते हुए वहाँ पे अपनी तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में प्लान करनी होंगी। बहरहाल हम आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।